A very good day to all of you. This is Ankita Arora from Study Made Easy, starting with FEMA. FEMA का incorporation कब से होता है? सबसे पहले the chapter will be divided into pointers and the first point is the date when FEMA come into effect. So the act has been in effect on 1st of June 2000. 1st June 2000 को हमारा FEMA एक्ट इफेक्टिव हुआ था. द पॉइंट ऑफ MCQ 1st June 2000. Now after the date, what is the difference between FERA and FEMA? FEMA has been incorporated. FEMA जो बना था उससे पहले FERA था. FERA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है. FEMA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या करता था? हर चीज़ को रेगुलेट ही कर रहा था, मैनेज नहीं कर रहा था. जितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आती थी, द होल सोल ऑब्जेक्ट वॉज कि इंडिया में ही वो फॉरेन करेंसी रहना चाहिए, सो दैट जितना भी पैसा इंडिया में आया है जस्ट इंडिया में रह के उसको यूटिलाइज करेंगे. हाउएवर फेमा इज़ नॉट फोकस कि जो पैसा इंडिया में आया है बस इंडिया में रहना चाहिए. इट इज़ हाउ वेल टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज को सही तरह से मैनेज कैसे करना है, ये फोकस रहता है फेमा का. दैट मीन्स इट इज़ नॉट स्ट्रिंजेंट, ये लिबरल है एज वेल एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों परमिट करता है. फेमा में अगर हम जाएंगे तो पॉइंट नंबर 1, द पॉइंट नंबर 1 इज़ फेमा में अगर आप जाओगे तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन इन फेमा इज़ प्रोहिबिटेड. बट फेमा में एवरी ट्रांजैक्शन इज़ परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड. एवरी ट्रांजैक्शन इज़ permitted unless prohibited. This was the first point. Second point, if any offense have been committed in FEMA, if any offense have been committed in FEMA, तो वो सिविल ऑफेंस होता है. दैट इज़ कवर्ड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. दैट इज़ कवर्ड वेयर? इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स. तो यहाँ पे फेमा का कोई भी ऑफेंस क्या है? सिविल ऑफेंस है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट फेरा, द ऑफेंस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस. यहाँ जो ऑफेंस होगा वो क्या होगा? क्रिमिनल ऑफेंस कवर्ड अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. देन अगर ऑफेंस हो ही चुका है तो पेनल्टी लगेगी. तो अगर हम बात करें फेमा की, तो फेमा में पेनल्टी कितनी है? 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व. वॉट एवर इज़ द अमाउंट इन्वॉल्व उसका 3 times क्या होती है? पेनल्टी होती है इन फेमा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट फेरा, 5 times क्या होती है? पेनल्टी होती है ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व. देन इन केस यू डू नॉट पे द पेनल्टी, अगर आप पेनल्टी पे नहीं करते तब इम्प्रिजनमेंट होगा फेमा में. बट अगर ऑफेंस कहाँ हुआ है? फेरा में ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ तो इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा. यहाँ पे आप प्रूफ करोगे, कहाँ पे? फेमा में प्रूफ करोगे कि गलती हुई है. नहीं, फेमा एक नेगेटिव इंटेंशन लेके नहीं चलता. फेमा में डिपार्टमेंट प्रूफ करेगा कि आपने कुछ गलत किया. आपको गलत लेके नहीं चला जाता है कि एवरी टाइम द इंडिविजुअल इज़ रॉन्ग. बट अगर हम बात करते हैं फेरा, तो फेरा कॉन्सेप्ट है मेंस रिया पे. मेंस रिया मतलब नेगेटिव इंटेंशन. तो नेगेटिव इंटेंशन मतलब आपने जो किया है गलत ही किया है. लेकिन फेमा ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग इंटेंशंस को बाइफरकेट करता है और अनइंटेंशनल मिस्टेक्स को क्या करता है? बाइफरकेट करके चलता है. तो कंसाइजिंग द पॉइंट्स, फेमा क्या है? मेंस रिया के कॉन्सेप्ट पे नहीं है. फेमा में ऑफेंस 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व होता है. फेमा में ऑफेंस हुआ है तो फिर सिविल, इसमें क्या है? सिविल ऑफेंस है. फेमा में ऑफेंस हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट सिर्फ तब लगेगा जब आप पेनाल्टी नहीं दे रहे हो. फेमा की बात करें तो फेमा में 49 सेक्शन है, लेकिन फेरा में सेक्शन कितने हैं? 81 सेक्शंस हैं. फेरा हैव 81 सेक्शन, फेमा हैव ओनली 49 सेक्शन. फेमा में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डिवीज़न है, लेकिन फेरा में ये डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं है. फेमा में ऑल द ट्रांजैक्शन परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड. बट हमारे फेरा में ऑल द ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड. फेमा इज़ अ लिबरल लॉ, फेरा इज़ रिजिड लॉ. फेमा क्या है? लिबरल लॉ है. फेरा हमारा क्या है? रिजिड लॉ है. जब हम बात करते हैं फेमा की, फेमा भी रिजिड है लेकिन सिर्फ डिस्क्लोज़र को लेके.
फेमा कहता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हो तो दैट ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, उसे प्रॉपरली क्या करना होगा, आपको डिस्क्लोज करना होगा. इट इज़ रिजिड अबाउट द डिस्क्लोजर. हाउएवर इफ़ आई टॉक अबाउट फेरा, फेरा इज़ ओवरऑल रिजिड. ये पूरी तरह से ही रिजिड है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज होना ही नहीं चाहिए, और होगा भी तो उतना जितना हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज सब कुछ प्रोहिबिटेड है. So this was the difference between FERA and FEMA. So 2 points covered for FEMA. What is the date when effective FEMA Act have been effective? That is 4th of July. No ma'am, it is 4th of June 2000. Then what is the difference between the FERA and the FEMA? FERA and the FEMA have all this difference that is discussed as above. Now third pointer is objective of the FEMA. What is the objective of FEMA? फेमा का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दो वर्ड्स याद रखने. एक ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना. फैसिलिटेट किसको करता है फेमा? तो फेमा फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल पेमेंट. और प्रमोट किसको करता है? प्रमोट करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डेवलपमेंट मेंटेनेंस प्रॉपर वे में, ऑर्डरली वे में होना चाहिए. तो ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये फैसिलिटेट करता है. ये क्या करता है, सॉरी, ये प्रमोट करता है. फैसिलिटेट किसको करता है? फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल पेमेंट्स को. तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव, जिसे हम प्रियम्बल भी बोल सकते हैं. दिस इज़ द प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फेमा एक्ट. अब ये फेमा एक्ट लगता कहाँ तक है? तो 4th पॉइंट इज एक्सटेंट. सो सबसे पहले हमने डेट देखी, डेट के बाद डिफरेंस देखा, डिफरेंस के बाद हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव के बाद आता है एक्सटेंट ऑफ फेमा. तो फेमा का एक्सटेंट क्या है? तो फेमा अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. फेमा ओवरऑल इंडिया में एप्लीकेबल है, पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, फेमा पॉइंट नंबर 1 होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, एज वेल एज वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस, ब्रांच एजेंसी ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया ब्रांच एजेंसी ऑफिस. किसकी ब्रांच एजेंसी ऑफिस? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. एक पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसी की अगर ब्रांच, उसी का ऑफिस या फिर उसी की कोई एजेंसी इंडिया के बाहर है, उस पर भी क्या लगेगा? फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा. कैसे एप्लीकेबल होगा? ये जब हम पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन करेंगे तब पता चलता है कि अगर पीआरआई का कोई ब्रांच, ऑफिस या फिर एजेंसी आउटसाइड इंडिया है, तो चाहे वो ओन किया गया हो या फिर कंट्रोल किया गया हो, दैट इज़ ऑल्सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. और पूरे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है. देन थर्ड थिंग, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन इंडिया के बाहर हुआ है, एनी कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया, ये कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया किया है और जिस पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया किया है उस पर्सन पे फेमा एक्ट लगता है. तो एक्सटेंट ऑफ फेमा क्या हुआ? होल ऑफ इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का ब्रांच एजेंसी ऑफिस, एजेंसी ब्रांच और ऑफिस ABO, एजेंसी ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है. थर्ड, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन इंडिया के बाहर होता है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कहाँ होता है? इंडिया के बाहर होता है. किसका कॉन्ट्रावेंशन? उस पर्सन ने जिस पे क्या होता है? फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है. सो 4th पॉइंट वॉज एक्सटेंट. किस एक्सटेंट तक हमारा क्या होगा? फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा. लिटिल बिट एक्सटेंडिंग दिस थिंग कि एक्सटेंट क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना. सबसे पहले पर्सन रेसिडेंट, हमने बोला होल ऑफ इंडिया पे तो फेमा लगेगा. भाई हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया जो है ओवरऑल इंडिया पे फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है. इसका मतलब इंडिया में अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रह रहा है या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया आया है, इंडिया में अगर पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, दोनों पे ही फेमा एक्ट लगेगा. पहला पॉइंट, इंडिया, ओवरऑल इंडिया पे फेमा एक्ट लगता है, यस. दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे इंडिया में पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उस पर तो वैसे ही मैम फेमा लगेगा.
एंड अगर मैम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया में आ जाए तो उस पर भी फेमा लगेगा, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में फेमा लग रहा है। पहला मैम, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इंडिया में रह के मेरा PRI इंडिया में रह के मेरा PRI रुपी का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो रुपी इज़ नॉट अ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। रुपी इज़ नॉट अ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, तो रुपी ट्रांजैक्शन पे फेमा एक्ट नहीं लगता है अगर इंडिया में है। इफ़ द पर्सन PRI इज़ इन इंडिया एंड डूइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ रुपी, तो रुपी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी नहीं है, तो ये फेमा नहीं है। बट अगर PRI डॉलर में, पाउंड में, मतलब फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर कर रहा है, तो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करना, यहाँ पे फेमा एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। पॉइंट नंबर ये हो गया हमारा PRI से रिलेटेड कि कौन सी चीज़ उसके लिए फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी है तभी तो आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा, तभी तो फेमा एप्लीकेबल होगा। पहली चीज़, इसमें फॉरेन करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, दैट विल बी डूइंग इन द डेफिनेशन पार्ट। इसके बाद आता है मैम इंडिया में PROI हो तो PROI इज़ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। PROI कौन है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के अंदर आया है उस पर भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। यस, अब मैम वो रुपी में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो अब PROI की नज़र से रुपी तो वैसे ही क्या है, उसके लिए फॉरेन करेंसी है, और डॉलर इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी है। रुपी PROI के लिए फॉरेन करेंसी है। तो अब ये ट्रांजैक्शन पे चाहे PROI इंडिया में आके रुपी में ट्रांजैक्शन करेगा या फिर डॉलर पाउंड किसी में भी ट्रांजैक्शन करेगा, दोनों ही कंडीशन में उस पर फेमा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हो गया इंडिया, और इंडिया के अंदर चाहे PRI हो या PROI हो, उनके कौन से फॉरेन करेंसी या कौन सी करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी बात। अब हमारा PRI क्या है, हमारे PRI का एक ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के बाहर है। हमारे PRI की ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के बाहर है। आइदर ही इज़ द ओनर ऑफ द ब्रांच एजेंसी ऑफिस और ही इज़ कंट्रोलिंग द एजेंसी ब्रांच और ऑफिस। आइदर ही इज़ कंट्रोलिंग दैट ब्रांच एजेंसी ऑफिस दैट इज़ आउटसाइड इंडिया, या तो कंट्रोल है या फिर ओन करता है, या तो खुद की है या कंट्रोल कर रहा है। दोनों ही केस में वो ब्रांच एजेंसी और ऑफिस जो ओन कंट्रोल बाय द पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट विल बी कंसिडर्ड व्हाट, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। नाउ सपोज हमारा PRI इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर चला गया, किसी भी फॉरेन स्टेट में फॉरेन कंट्री में चला गया, तो हमारा PRI कहीं भी जाता है तो जस्ट गिविंग अ लॉजिक ऑफ इनकम टैक्स कि एक रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो हमारा PRI भाई किसी भी जगह चला जाए, उस पर फेमा लगेगा। क्यों, याद कर रखा था ना, कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया, कंट्रावेंशन इंडिया के बाहर करो, अगर तुम पे फेमा लगता है तो तुम्हारा फेमा एप्लीकेबल इवन तब होगा जब कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ पे भी हमारा PRI कहीं भी जा सकता है, किसी भी कंट्री में जा सकता है। अब जिस कंट्री में जा रहा है PRI पे, तो अभी भी क्या होगा, फेमा एप्लीकेबल होगा। मैम सपोज करो आउटसाइड द इंडिया जाके जिस भी कंट्री में गया, अगर वहाँ जाके रुपी का ट्रांजैक्शन किया उसने, तो रुपी उस कंट्री के लिए क्या है, रुपी क्या है, फॉरेन करेंसी, तब भी फेमा एप्लीकेबल होगा। मैम डॉलर हमारे PRI के लिए क्या है, फॉरेन करेंसी, तब भी क्या होगा, यहाँ फेमा एप्लीकेबल होगा। और यहाँ कुछ भी मत देखो, तो PRI अगर यहाँ पे इंडिया के बाहर जाके किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है तो वहाँ पे फेमा लगेगा। और इसी तरह से PROI इंडिया में आके जब क्या करता है, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, तो उस पर भी फेमा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। सो दिस वॉज द एक्सटेंडेड लॉजिक फॉर एक्सटेंट ऑफ फेमा। नाउ दिस वॉज द फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, डेट थी, फिर हमारा डिफरेंस ऑफ फेरा एंड फेमा था, फिर हमारा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेमा, देन फोर्थ पार्ट हमारा किस पे आया, एक्सटेंट ऑफ फेमा। नाउ फिफ्थ पार्ट इज रिलेटेड टू डेफिनेशन। फिफ्थ पार्ट इज व्हाट, रिलेटेड टू डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन, करेंसी क्या है।
तो करेंसी कुछ भी हो सकता है। करेंसी नोट हो सकता है, पोस्टल नोट, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड। जितनी चीज़ें याद आती है उतना लिखना है। ट्रैवलर चेक हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, करेंसी नोट हो सकता है, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ये या फिर कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह का सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है हमारे लिए करेंसी है। वो हमारे लिए क्या है करेंसी। तो मैम करेंसी नोट क्या है? करेंसी नोट मतलब ये कि कैश या फिर किसी भी तरह के कॉइन्स या फिर बैंक नोट। मेन हमारी जो डेफिनेशन आती है वो है फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी क्या होता है? तो फॉरेन करेंसी बोला जाए तो करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। फॉरेन करेंसी मीन्स करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। जो इंडियन करेंसी नहीं है वो फॉरेन करेंसी है। तो मैम इंडियन करेंसी क्या है? तो ध्यान से, इंडियन करेंसी मीन्स करेंसी जिसे एक्सप्रेस किया है, ड्रॉ किया है इंडियन रुपीज़ में, बस। इंडियन करेंसी मीन्स करेंसी एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन, करेंसी एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन रुपीज़। एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है क्या, यहाँ पे इसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? इसमें स्पेशल बैंक नोट इंक्लूड नहीं होते हैं एंड 1 रुपी नोट इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगेन द पार्ट ऑफ MCQ, आपकी जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी 1 रुपीज़ ए, बी आपने बी दे दिया 5 रुपीज़, सी दे दिया 500 रुपीज़ एंड डी साथ में क्या दे दिया आपको? स्पेशल बैंक नोट। विच ऑफ दिस इज़ ट्रू? ऑल आर इंडियन करेंसी? कौन सी इंडियन करेंसी नहीं है? ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शन दे सकते। तो याद रखना 1 रुपी इंडियन करेंसी नहीं होता है। स्पेशल बैंक नोट इंडियन करेंसी नहीं होता है। तो क्या 1 रुपी, जैसा कि बोला कि एवरी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज़ फॉरेन करेंसी। जो करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है वो फॉरेन करेंसी। तो 1 रुपी का नोट क्या मैम फॉरेन करेंसी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लॉजिक नहीं बैठ पाएगा। तो फॉरेन करेंसी क्या हुआ? करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। और इंडियन करेंसी मीन्स करेंसी ड्रॉन और एक्सप्रेस्ड इन इंडियन रुपी, डज नॉट इंक्लूड स्पेशल बैंक नोट एंड 1 रुपी नोट। और इसे इशू किसने किया है? दैट इज़ इशूड अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इशू किया है। नाउ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अगेन, व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज? तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। अगेन रिपीटिंग, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा आएगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है इस पर फेमा लगेगा या नहीं, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है। अगर वो पर्टिकुलर थिंग फॉरेन एक्सचेंज है तो क्यों है? बिकॉज इट इज़ फॉरेन करेंसी, या फिर आगे चीज़ें कुछ और इसमें इंक्लूड होने वाली हैं, तो क्या उन चीज़ों के कारण है। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। अगर कोई चीज़ फॉरेन करेंसी है और फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन एक्सचेंज कंसिडर होता है। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने एक्सटेंट में लिया था। एक्सटेंट में क्या था? पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर डॉलर में क्या कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो डॉलर इज़ फॉरेन करेंसी। करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी। तो डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी अगर उसमें आप डीलिंग करते हो, उसमें ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो फॉरेन एक्सचेंज बन जाएगा। क्यों फॉरेन एक्सचेंज बन जाएगा? क्योंकि वो फॉरेन करेंसी है और फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या और इंक्लूड होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होता है DCB ऑफ FC। ये DCB क्या है? डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल। डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल, DCB, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल। इसे कैसे पे कर रहे हैं? इन फॉरेन करेंसी। तो इट वुड बी DCB इन FC। DCB इन FC मतलब डिपॉजिट क्रेडिट, और या फिर आप बैलेंस जो है, बैलेंस किस में पे कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं। तो देखो भाई, फॉरेन करेंसी हो चुका है, ये फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट क्रेडिट या बैलेंस पे कर रहे हो तो ये फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज है, और फॉरेन एक्सचेंज है तो फेमा एक्ट इज एप्लीकेबल। तो DCB इन फॉरेन करेंसी।
फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ट्रैवलर चेक, ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 चीज़ें। ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलर चेक चाहिए होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या ड्राफ्ट हो सकता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट या फिर आपका ट्रैवलर चेक, जिससे एक्सप्रेस और ड्रॉ किस में किया है, इंडियन करेंसी में। दैट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एंड ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, but it is payable, but it is what, payable in foreign currency। ड्रॉन तो इंडियन करेंसी में है, ड्रॉन तो क्या है, इंडियन करेंसी में है, बट इसका जो डिनोमिनेशन है वो फॉरेन करेंसी में। हम डिनोमिनेशन मतलब किस में पेमेंट होगा वो होता है डिनोमिनेशन। भले ही आज इंडियन करेंसी है लेकिन डिनोमिनेशन मतलब पे किस में होगा, तो हमारा पे किस में होगा, फॉरेन करेंसी में। तो ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, देन आपका फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ और एक्सप्रेस तो इंडियन करेंसी में, पेमेंट क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी में। इसी का दूसरा अगेन ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉ किस में किया है, ड्रॉ तो किया है बैंक ने, इंस्टीट्यूट ने या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने, लेकिन पेबल इंडियन करेंसी में। पर मतलब बाहर, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बैंक, इंस्टीट्यूट, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है और पेबल इंडियन में है। मतलब आर यू गेटिंग, या तो बना होगा फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी का बना इंडियन करेंसी में पे हो रहा है, इंडियन करेंसी का बना हुआ फॉरेन करेंसी में पे हो रहा है, क्रॉस चल रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। सपोज क्या, सपोज कि डॉलर में कोई चीज़ बनी है और डॉलर में ही पे हो रही है, डॉलर में कोई चीज़ बनी है, डॉलर में ही पे हो रही है। ये किसके लिए है, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ क्रॉस बताया, मैंने क्रॉस क्या बताया कि अगर ड्राफ्ट हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या फिर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर ड्रॉ हुआ है इंडियन करेंसी में, पेमेंट फॉरेन करेंसी में होगा। या फिर थर्ड नंबर क्या लिखा है, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हो रहा है, मतलब बैंक, इंस्टीट्यूशन या पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे ड्रॉ कर रहा है, बट इसका पेमेंट इंडियन करेंसी में है। पेमेंट क्या हो रहा है, इंडियन करेंसी में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज करो अगर डॉलर में ड्रॉ किया है और पेमेंट डॉलर में हो रहा है, अगर सपोज करो डॉलर में ड्रॉ किया है, पेमेंट डॉलर में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा उसको ड्रॉ किस में करना है, थर्ड वाली जो रिक्वायरमेंट है उसमें बस लिखा है बैंक, इंस्टीट्यूशन, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ वो लोग कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने डॉलर में ड्रॉ किया और पेमेंट इंडियन करेंसी में हो रहा है, तब भी ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। यस, तब भी ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। मैम डॉलर में ही ड्रॉ किया और पेमेंट भी हम डॉलर में कर रहे हैं, तब भी फॉरेन एक्सचेंज है। क्यों तब भी फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि सपोज करो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारा पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और हमारे पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर डॉलर में कुछ चीज़ ड्रॉ की और वो पेमेंट डॉलर में कर रहा है, तो उसके लिए तो वो फॉरेन करेंसी हो गई। तो इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, यस तब भी ये क्या हो जाएगा, एक फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद मैम उन लोगों ने रुपी में ड्रॉ किया, हम डॉलर में पे कर रहे हैं, तो रुपी में ड्रॉ किया और डॉलर में पे कर रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं। फिर इंडिया में देखो क्या यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, किसी भी तरह से ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक इंडियन करेंसी में बना है और उसको फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं। हाँ, इंडियन करेंसी में बना है, फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की रिक्वायरमेंट ये नहीं बोलती कि ड्रॉ कहाँ होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा ड्रॉ कहाँ होना चाहिए, बस इतना लिखा है कि पेमेंट फॉरेन करेंसी में होना चाहिए और ड्रॉ क्या हुआ है, इंडियन करेंसी में। देन मैम रुपी में ड्रॉ हुआ, रुपी में पेमेंट हुआ, तो ये किस बात का फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ तो दोनों रुपी चल रहे हैं, तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा। सो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके बाद आते हैं हम फॉरेन सिक्योरिटी, येट अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में, शेयर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका डिनोमिनेशन, वर्ड डिनोमिनेशन मतलब आज आप खरीदो चाहे रुपी में या डॉलर में, वाई एम यूजिंग डॉलर अगेन एंड अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, whether we are purchasing something in rupee or in dollar,
लेकिन जब वो रिडीम होगी दैट डिनोमिनेशन वुड ऑलवेज बी फॉरेन करेंसी। तो बोलते हैं कि आज आप क्या करो, कोई भी सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ शेयर, वेदर इट इज़ स्टॉक, वेदर इट इज़ बॉन्ड, वेदर इट इज़ डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट that is denominated or expressed, that is what denominated or expressed in foreign currency, जिसका डिनोमिनेशन या फिर जिसे एक्सप्रेस किया गया है फॉरेन करेंसी में, वो एक तो फॉरेन सिक्योरिटी होगी। इट इंक्लूड्स ध्यान रखो, इंक्लूड सिक्योरिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, ऐसी सिक्योरिटी जिसे एक्सप्रेस तो फॉरेन करेंसी में किया है लेकिन उसका रिडेम्पशन, उसके लिए जो रिटर्न मिलता है, वेदर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेदर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दिस इज पेबल इन इंडियन करेंसी, इसे पे किस में करते हैं, इंडियन करेंसी में। तो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी किस फॉर्म में, सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड हो गया या फिर आपका स्टॉक हो गया या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसे डिनोमिनेट और एक्सप्रेस किस में किया है, जिसे डिनोमिनेट किया है, एक्सप्रेस किया है फॉरेन करेंसी में। इसमें इंक्लूड क्या होता है, वो सिक्योरिटीज जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस तो है लेकिन उसका रिडम्पशन या फिर रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड पेबल किस में होगा, इंडियन करेंसी। मतलब भले ही वो चीज़ एक्सप्रेस क्या करके रखी है, इंडियन रुपी, वो एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी में की है, पर अगर रिटर्न इंडियन में आ रहा है तब भी इसे फॉरेन सिक्योरिटी कहा जाएगा। सपोज, नाउ टेकिंग द केसेस, सपोज एक्सप्रेस या डिनोमिनेटेड है डॉलर में, रिडेम्पशन भी डॉलर में है, एक्सप्रेस करके रखा है डॉलर में, तो एक्सप्रेस एक बार अगर ये डॉलर में हो गई है तो रिडेम्पशन भले ही डॉलर में हो या इंडियन रुपी में हो, दोनों ही केस में क्या होती हैं, ये फॉरेन सिक्योरिटी। क्योंकि एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन क्या बोलता है, सबसे पहले चाहे फॉरेन सिक्योरिटी किसी भी टाइप की होगी लेकिन उसे डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस, डिनोमिनेटेड मतलब बाद में रिडीम वगैरह कैसे होगा, एक्सप्रेस मतलब अभी खरीदते वक्त तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो चाहे वो डिनोमिनेटेड हो चाहे एक्सप्रेस्ड हो, किस में, फॉरेन करेंसी में, चाहे शुरुआत में फॉरेन करेंसी हो या एंड में फॉरेन करेंसी हो, ये फॉरेन सिक्योरिटी। लेकिन फिर लोगों को लगा कि अगर सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही रिटर्न आना चाहिए तभी सिक्योरिटी होगी ये फॉरेन सिक्योरिटी, तो फिर इन्होंने बोला नहीं, अगर यहाँ पे फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस किया है किसी सिक्योरिटी को और इसका रिडेम्पशन या रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड वो इंडियन करेंसी में है, तो उसे भी हम क्या मानते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी मानते हैं। तो केस नंबर 1, एक्सप्रेस या डिनोमिनेटेड डॉलर में है, इसके बाद जो आपका रिडेम्पशन ले लो, रिटर्न ले लो, वो भी डॉलर में ही है, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है, यस ये फॉरेन सिक्योरिटी है। केस नंबर 2, डॉलर में एक्सप्रेस किया, रिडेम्पशन भी डॉलर में है, डॉलर में ही एक्सप्रेस्ड है, डिनोमिनेशन डॉलर में है, एक्सप्रेस्ड डॉलर में है और डिनोमिनेशन डॉलर में है, और इसको रिडीम कर रहे हैं हम किस में, डॉलर में, रिटर्न जा रहा है, रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ले लो, डिविडेंड ले लो, वो रुपीज़ में है। तो देखो फिर वही क्या एक्सप्रेस कर दिया कि एक बार फॉरेन करेंसी में, यस फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस कर दिया है, उसके बाद क्या इसका डिनोमिनेशन हमारा किस में जा रहा है, फॉरेन करेंसी में जा रहा है, यस डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में जा रहा है, चाहे रिडेम्पशन जाए चाहे रिटर्न जाए, तो ये क्या है, यस ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉरेन सिक्योरिटी होगा। मैम डिनोमिनेशन ही रुपीज़ में है, डिनोमिनेशन ही क्या है, रुपीज़ में है, डिनोमिनेशन रुपीज़ में, तो वही क्या हो गया, इसमें क्लियर लिखा है या तो डिनोमिनेशन या फिर एक्सप्रेस क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये इंडियन रुपीज़ में शुरू से ही एक्सप्रेस्ड है तो वो फॉरेन सिक्योरिटी हो ही नहीं सकता है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। सो जस्ट रिमेंबर, फॉरेन सिक्योरिटी के लिए डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, एक्सप्रेशन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, और इसके बाद भले ही फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है लेकिन आगे जाके रिडेम्पशन अगर उसका इंडियन में भी होता है, मतलब शुरुआती तौर पे आपको फॉरेन करेंसी मिलना चाहिए, बाद में चाहे इंडियन मिले या फिर फॉरेन मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ covering yet another definition, important definition, that is person resident of India. Person resident of India, a lot of the question have been asked over here. तो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन
जो मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वो क्या है, करंट ईयर के लिए पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट ईयर के लिए वो क्या है, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो कोई भी पर्सन अगर प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज रह रहा है तो ही इज़ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन करंट ईयर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा द पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया फॉर नॉट मोर देन 183 डेज, 183 डेज से ज़्यादा नहीं रहता। तो 183 डेज से ज़्यादा नहीं रहता, उसका क्या मतलब है, 183 डेज से ज़्यादा नहीं रहता, इसका मतलब, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, लैंग्वेज कुछ और है, एक बार कंफर्म करना। इट इज़ लेस देन 183 डेज। क्वेश्चन देगा कि पर्सन जो भी है प्रीवियस ईयर में आपका जो पर्सन है वो लेस देन 183 डेज ले रहा है, तो 183 डेज से कम रह रहा है, इसका मतलब वही हो गया ना कि वो 182 डेज रह रहा है, और यहाँ पे मोर देन 182 डेज है। तो जब जब क्वेश्चन लिखता है लेस देन 183 डेज, इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज ही रहे हैं, और हमारी कंडीशन PRI की बोलती है कि ही शुड स्टे इन द प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 182 डेज। ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज रहते हैं तो करंट ईयर में आप क्या हो जाएंगे, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे, पहली चीज़। एंड इट इंक्लूड्स सपोज करो क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सन जो है, कोई और पर्सन बाहर से इंडिया में आता है, बाहर से कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है, बाहर से कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है, बाहर से कोई पर्सन क्या हो रहा है, इंडिया में आ रहा है, कम्स टू और स्टेज इन इंडिया, ही कम्स टू इंडिया और स्टेज इन इंडिया। अगर सामने वाला बाहर से कोई पर्सन इंडिया में आके रुक रहा है, रह रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। अगर 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 ये जो पर्सन है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए इंडिया में आ रहा है, बिजनेस वोकेशन के पर्पज़ के लिए इंडिया में आ रहा है, और इंटेंशन जो है सामने वाले का, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया है। तो सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं, देखो अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज से ज़्यादा रह रहे हो तो आप पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाओगे करंट ईयर में, ये एक कंडीशन हो गई। अब इसमें बता रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड वो क्या होता है, सुनना, कि अगर कोई पर्सन है इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए आ रहे हो, बिजनेस वोकेशन के पर्पज़ के लिए आ रहे हो, या फिर इंटेंशन टू स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, आपको पता ही नहीं इंडिया में कितने टाइम रहना है, ये एक सर्टेनिटी नहीं है, तब भी आप इंडिया के पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाओगे। अगर देन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन और इंटेंशन फॉर स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है जिसके लिए आप इंडिया आ रहे हो, आप बन सकते हो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली एंड ओनली व्हेन आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा थे, प्लस आपका ये पर्पस है, ये स्पेसिफाइड पर्पस है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा थे, प्लस आपका क्या है, ये स्पेसिफाइड पर्पस है, चाहे एम्प्लॉयमेंट, चाहे बिजनेस वोकेशन, चाहे आपका इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया, तब हम मान लेंगे। लो मान लिया हमने क्या, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे दो कंडीशन देखना, स्पेसिफाइड पर्पस एज वेल एज क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहे तो ऑल्दो यू आर कमिंग फ्रॉम फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, आप पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो करंट ईयर के लिए। इसके अलावा कोई पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई पर्पस के लिए आ रहे हैं, दैट इज़ नॉन स्पेसिफाइड पर्पस, तो उसमें तो वैसे भी नहीं देखना है हमें, क्योंकि इन्होंने बोला है सिर्फ वही पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में आते हैं। तो चेक कर लो क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहे, तो अब इनको PRI कर दो। इसके अलावा किसी भी काम के लिए आप इंडिया में आ जाओ, किसी भी काम के लिए इंडिया में आ जाओ, आप पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो। फिर इसके बाद क्या इंक्लूड नहीं होगा, व्हाट वुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो जो इंक्लूड नहीं होगा सबसे पहले क्या है, अगर पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है, पर्सन इज गोइंग। अब इसी तरह से एक्सक्लूड क्या होगा, अगर कोई पर्सन
अगर कोई पर्सन भले ही पिछले बार में क्या हो रहा है 182 डेज से ज़्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, बट इफ़ ही इज़ गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, या फिर फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, तो यहाँ पे ऑल्दो अब भले ही क्या हुआ है पिछले साल में 182 डेज से ज़्यादा रहे हो, लेकिन अब आप क्यों जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या फिर अनसर्टेन पीरियड, यू आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाओगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है PROI की, द पर्सन हु इज़ नॉट एन PRI, पर्सन हु इज़ नॉट एन PRI इज़ PROI। तो वही हो गया, अगर आप इंडिया से बाहर इन 3 चीज़ों के लिए जा रहे हो तो आप पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहोगे, ऑल्दो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इस काम के लिए आ रहे हो, स्टे करने के लिए, या इंडिया में आ रहे हो और प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा थे, प्लस ये स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए आ रहे हो, तो आप इस ईयर में पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाओगे। ये हो गया एक। फिर इसके बाद पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच, एजेंसी, ऑफिस आउटसाइड इंडिया है जिसे ओन एंड कंट्रोल कौन करता है, हमारा पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है, कोई एजेंसी है, कोई ऑफिस है जो इंडिया के बाहर है, जिसे ओन कंट्रोल या ओन और कंट्रोल कौन करता है, हमारा पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्या हो गई हमारे लिए, ये भी हमारे लिए पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जिसकी कोई ब्रांच, जिसकी कोई एजेंसी, जिसका कोई ऑफिस इंडिया में है, जिसको ओन कंट्रोल कौन करता है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब वाइस वर्सा, उनके यहाँ है, हमारी वहाँ है, ओनर कंट्रोल यहाँ पे प्लेज एन वाइटल रोल। इसके बाद कोई भी बॉडी कॉरपोरेट का टर्म का मतलब क्या है, ये कॉमन टर्म होता है, AOP हो, BOI हो, आपका कंपनी हो, सब कुछ बॉडी कॉरपोरेट में कवर होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में फर्म छोड़ के, कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के सारे पर्सन्स कवर होते हैं, तो इसलिए कॉमनली बोल दिया जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कहाँ है, इंडिया में है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, वो भी PRI की डेफिनेशन में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जब हम रेसिडेंट्स के लिए जा रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, सिटीजनशिप इज़ ऑफ नो यूज़। यहाँ सिटीजनशिप का काम नहीं है, सिर्फ 182 डेज स्टे करना है और स्पेसिफाइड या पर्पस को देखना है, या फिर आपको क्या देखना है, PRI का क्या है, ओन और कंट्रोल। यहाँ पे PRI या PROI का ओन और कंट्रोल, उनकी एजेंसी वगैरह है, उस पर देखना है, या रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड, इतनी चीज़ें ही टेस्ट करते हुए चलना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए इंडिया में आ रहे हो, कि हम आएंगे इंडिया में आके क्या करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के कारण इंडिया में आना पड़ रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आना नहीं होता है। जैसे कि एयर होस्टेस क्या रह रही हैं, क्योंकि उनका स्टॉप ओवर क्या आ रहा है, ड्यू टू एनी इमरजेंसी, या किसी भी कारण से स्टॉप ओवर क्या आ रहा है, इमरजेंसी के कारण इंडिया में। अब हर ओवरऑल उनको 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में साल भर में रहना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए इंडिया में नहीं आई थी, बिकॉज उनका एम्प्लॉयमेंट था, उसके रीज़न से उनको इंडिया विजिट करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में भले ही 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह जाएंगे, स्टिल वो क्या नहीं होंगे, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होंगे। मैम अनसर्टेन पीरियड का मतलब क्या होता है, सपोज़ करो कि जैसे मैरिज है, तो अगर एक लड़की की मैरिज होती है, उसका हस्बैंड क्या है, इंडिया के बाहर है, तो वो कब तक इंडिया के बाहर रहेंगे, उनसे पूछेंगे आप कब वापस आएंगे, तो उनका आंसर यही होगा, आई एम स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, पता ही नहीं है कब तक मुझे वहाँ रहना पड़ जाए। तो इसी के केस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनसर्टेन पीरियड। क्वेश्चन किस तरह के हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही करना है, बहुत सारे लेकिन रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑफिस एक क्या दे देंगे, कंपनी दे देंगे जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी क्या है, एक ब्रांच इंडिया में है, ये ब्रांच इंडिया में है। उसके बाद ये जो ब्रांच है, सपोज़ करो ये ब्रांच महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र की ये ब्रांच जो है दुबई की इसी कंपनी की एक क्या है, एजेंसी है, उसको कंट्रोल करती है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा,
तो सबसे पहले ये जो कंपनी है आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, ये तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। लेकिन एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का अगर क्या है कोई ब्रांच एजेंसी ऑफिस इंडिया में है तो जिसे वो ओन या कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी पीआरआई। और फिर पीआरआई अगर किसी भी ब्रांच एजेंसी ऑफिस को ओन या कंट्रोल करता है जो आउटसाइड इंडिया है, वो भी पीआरआई हो गई। तो आर यू गेटिंग? कंपनी पीआरओआई है, इंडिया की महाराष्ट्र की ब्रांच पीआरआई है, और ये महाराष्ट्र की ब्रांच अब कितने भी ब्रांचेस को कंट्रोल करे, कितने भी ऑफिस, कितने भी एजेंसी को आउटसाइड इंडिया कंट्रोल करे, सब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब एक पीआरआई आया और चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी, सारे के सारे आगे के पीआरआई ही होंगे। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ योर रेसिडेंस, जो रेसिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का था इन फेमा। तो फेमा में हमने सबसे पहले इफेक्टिव डेट किया, डिफरेंस किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया, एक्सटेंड किया और डेफिनेशन किया। स्टॉपिंग दिस पार्ट टू, इतने चीज़ों पे ही आई एम स्टॉपिंग दिस पार्ट ऑफ द फेमा. In next part we will be covering capital account, we will be covering capital transaction as well as current account transactions in FEMA. Hope it was helpful. So just listen to these things properly. उसके बाद आपको रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद कैल्सी पे जहाँ जहाँ ऐसा होता है ना कि ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे सॉरी कैल्सी वर्ड यूज़ करना ही गलत है। तो सॉल्व द क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू।